The aggregate amount mentioned in demand number 21, 22, 23 and 30 be granted government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2026 in respect of as indicated in the list of business against each demand. No question. No. Please take your seats. Please take your seats. पहले बहस में फिर टाइम नहीं मिलता है आपको बोलने का, नहीं कोई टाइम नहीं। आप तशरीफ रखिए। Now honorable minister साहब, no question. honorable minister साहब की तरफ से मुतालबा इज़हार नंबर 21, 22, 23 और 30 पेश हुए। इस सिलसिले में श्री बलवंत सिंह मनकोटिया, श्री पवन कुमार गुप्ता, श्री दिलीप सिंह परिहार, श्री शक्तिराज परिहार, श्री आर.एस. पठानिया, डॉक्टर देवेंद्र कुमार बनियाल, मीर मोहम्मद फयाज, शेख खुर्शीद अहमद, जनाब रफीक अहमद नायक, श्री कुलदीप राज दुबे, जनाब वहीदुर रहमान परग, श्री अरविंद गुप्ता, श्री युद्धवीर सेठी, राजीव कुमार भगत, श्री सतीश कुमार शर्मा, श्री विजय कुमार, श्री बलदेव राय शर्मा, श्री मोहनलाल, ठाकुर रणदीप सिंह, श्री दर्शन कुमार, श्री सुरेंद्र कुमार और श्रीमती शुगन परिहार की तरफ से कट मोशन मौसूल हुई हैं, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूड तस्वर करता हूँ। इनकी फहरिस्तें आपको पहले ही फराहम की गई हैं। मुतवाज़ित इज़हार नंबर 21, 22, 23 और 30 नीज मुतल्लिका कट मोशन ऐवान के सामने है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब 4 बजे बहस का जवाब दे देंगे और वोटिंग उसके फौरन बाद होगी, 5 मिनट बाद। उसके दिन की तकरीर को खत्म होगी, जब तकरीर खत्म करेंगे तो वोटिंग होगी इन ग्रांट्स पर। तो बहस में तकरीबन तो हर मेंबर हिस्सा लेना ही चाहता है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। लिहाजा पार्टी लीडर्स और व्हिप से मेरी गुजारिश है कि वो पार्टी की तरफ से मेंबरा का इंतखाब दस्तयाब वक्त के मुताबिक बहस मुनासिब ढंग से चल सके। मुतालिबात इज़हार नंबर 21, 22, 23 और 30 नीज मुतल्लिका कट मोशंस पर बैक वक्त बहस होगी। मुतालिबात इज़हार नंबर 21, 22, 23 और 30 नीज मुतल्लिका कट मोशंस पर बहस होगी। तो जनाब टाइम जो हमारे पास मौजूद है, मैं उसकी इत्तला आपको देना चाहता हूँ। 4 घंटे का टाइम है हमारे पास, तो एनसी को इसमें से 1 घंटा और 52 मिनट मिलेंगे, बीजेपी को 1 घंटा और 16 मिनट टाइम मिलेगा, कांग्रेस को 16 मिनट टाइम मिलेगा, 16.5 साढ़े 16 मिनट, और पीडीपी को 8 मिनट टाइम मिलेगा टोटल। तो बाकी जो आप हैं या सीपीआईएम है, पीसी है, अदर्स है, ये 10 लोग हैं टोटल जिनकी तादाद है। 3.25 मिनट पर है टाइम आपको मिलेगा। जिसको बोलना होगा 3.25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मेहरबानी करके टाइम का इसलिए जरूर ख्याल रखें, जो ही अब ज्यादा टाइम लेते हैं तो दूसरे का हक खाते हैं आप, और फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। मेहरबानी करके अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखें, रेस्पॉन्सिबली बिहेव करें। जो टाइम आपको पार्टी की तरफ से दिया होगा, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा इसके मुबारकुल साहब से, आप नहीं आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, इधर से बात बताइए। आप टाइम फिक्स करें अपने मेंबर्स के लिए, बस उतना टाइम वो बोलेंगे तो मैं बंद करूंगा। इसी तरह सुनील जी से भी गुजारिश करूंगा कि जो भी आपके बोलने वाले होंगे उनके लिए आप टाइम फिक्स करें, मैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम के मुताबिक उनको परमिट करूंगा। तो आप बहस का आगा आपको कुछ कहना है? हाँ ऑनरेबल स्पीकर साहब, बहुत ही कम स्पीकर्स मैंने भेजे हैं यहाँ पे बोलने वाले, लेकिन मेरी ये गुजारिश है, जो हमें टाइम आपने अलॉट किया है 1 घंटा 16 मिनट, ये सफिशिएंट है इतने हमारे बोलने वालों के लिए। गुजारिश ये है कि बुलवाएं सबको, वरना क्या होता है कि 2-3 बोल पाते हैं, बाकी बोल ही नहीं पाते हैं। टाइम अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूट करके 1 घंटा 16 मिनट में जो 10-11 लोग मैंने दिए वो बोल पाए। ठीक है, कोई बात। अच्छा, अब शमीमा जी हैं। शमीमा जी, आपको 7 मिनट टाइम मिला है, 7 मिनट में तकरीर रद्द करें। बस नहीं, एक आदमी बात करे ना, एक आदमी।
हाँ हमारा कितना 6 मिनट का कितना देर आपने मैंने 3.25 मिनट एक बार है 3.25 मिनट बोले आप कहने छोड़ो बस मेहरबानी करके कोई बहस न करे बोले आप शुक्रिया सर, आपने मुझे जो यहाँ पर बोलने का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको टाइम मिलेगा ना अपना सर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने लिख के दिया आपको। सर आज शुरू हो गई बहस शुरू हो गई सर आज चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जल शक्ति, और सुनिए आज हमारा वर्ल्ड वाटर डे है और पिछले कल हमारा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे था। तो दोनों लकली दोनों दिनों हमारी फॉरेस्ट और आज जल शक्ति की डिमांड है, और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे और वर्ल्ड जल शक्ति यानी कि पीएचई डे, वाटर डे। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे हाउस के अंदर अलग अलग हम बातें करते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ, सर एक मिनट मेरी बात सुनिए, इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि हम इस हाउस में ग्रांट के बाद एक ज्वाइंटली प्लेज करें कि फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के लिए और पानी को बचाने के लिए, ताकि एक मैसेज आए कि हाउस में सिर्फ हम सैलरी के लिए इकट्ठे नहीं होते हैं। गुड सजेशन तशरीफ रखिए। मैंने मान लिया गुड सजेशन है, इट्स अ गुड सजेशन। बोलिए आप। ये सर जैसे कि कल और आज फॉरेस्ट डे मनाया जा रहा था और पानी की भी बहुत अहमियत है, वो दिन भी आज मनाया। मैं मिनिस्टर साहब से मुबारकबाद देती हूँ कि इनको भी, क्योंकि इनको इस जो ये 2 डिपार्टमेंट है जैसे ड्रेनेज वगैरह है, बहुत ही काम शदुमत से करना पड़ेगा, तभी तो हम ये डिपार्टमेंट जो हम मना रहे हैं ये दिन, हम कहेंगे हमने कामयाबी से मनाई। सर मैं फॉरेस्ट की बात करूं, 1988 में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक बनी है, उसमें क्या हुआ कि इन्होंने रिजर्व रखे हैं 33% फॉर फॉरेस्ट, 33% फॉर एग्रीकल्चर एंड 33% फॉर एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन आज हम देख रहे हैं ये जो 33% ये सारे जो कुछ उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आज हम फॉरेस्ट का ये हाल देख रहे हैं। और कम से कम जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो तकरीबन 80 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है हमारा फॉरेस्ट जो है वो कितना, उसमें कितना लॉस हुआ है। जो हमारे बहुत सारी खूबसूरत जगह है, जंगलात है, उनमें से जब हम भी गुजरते हैं हम देखते हैं जो शुरुआत में जो जंगल बहुत ही घना दिखता था, आज वो बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। डिफॉरेस्टेशन करते हैं उसके मुताबिक अगरचे ये 100% वहाँ से डिफॉरेस्टेशन होती है, लेकिन वहाँ से ये जो प्लांटेशन नए सिरे से उस तरीके से नहीं करते हैं। हार्डली अगर 100% करेंगे तो उसके अगेंस्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा 40% उगाते हैं। और ये भी हमें पता नहीं है, लोगों को ये पता नहीं चलता है कि आया कि ये सही है इन्होंने 40% लगाए हैं कि नहीं। इसमें एक जांच पड़ताल की मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ, इसमें एक जांच पड़ताल की ज़रूरत है कि हमारे फॉरेस्ट्स क्यों 33% से या 35% से 19 तक पहुँचे हैं। आजकल हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हमारा जम्मू कश्मीर भी उसके असरात से अलग नहीं है। हमारे बहुत सा जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा बहुत सा वो मुतासिर हुआ है, न पानी होता है और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी पिघल रहे हैं इस वक्त सारी दुनिया में। लेकिन हम चूँकि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, सोनमर्ग से बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन आज जब हम जाते हैं वहाँ कोई ग्लेशियर है नहीं। हल्के हल्के दाग जैसे लगता है कि वहाँ पर एक ग्लेशियर हुआ करता था। इसका असर जो हमारी वाटर बॉडीज है उस पर भी बहुत पड़ा और जो हमारे जंगलात वो भी खुश्क हो गई, क्योंकि जब ठंड ही नहीं होती है वहाँ पे, जब बारिशें भी नहीं होती है, और यहाँ से जो फॉरेस्ट को हमने बचाना है, अगर हम इसको, क्योंकि हमें पिछले साल या 10 साल से तकरीबन 8 साल से कुछ भी पता नहीं है। जो होल सिस्टम था ये था, बाहर के जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो बिल्कुल वो नॉलेज नहीं रखते हैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का, और उनको कोई भी ये ख्याल नहीं था जम्मू कश्मीर के जो फॉरेस्ट है उनको कैसे संभाला जाएगा। यहाँ पर सर मैं आपकी दर्ज में ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारा कचरा हुआ है, बहुत सारे फॉरेस्ट जो हमारे खत्म हुए हैं। ये जो वार्डन वहाँ पे रहते हैं
कि हमारी ट्रांसफर यहाँ हो जम्मू कश्मीर में, ताकि यहाँ के फॉरेस्ट को लूटा जाएगा। अब क्योंकि हुकूमत आ गई है, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जो ऑफिसर्स हैं उनको आंसरेबल बनाए कि इन्होंने कितने उगाए और इन्होंने कितने काटे, और जो गैर तरीके से काटते हैं वहाँ पे क्या उनको सजा होती है कि नहीं होती है। हमने देखा है कि यहाँ पर वाटर बॉडीज के जो टोटल है हमारे 250 वाटर बॉडी, इसमें से पिछले दिनों काफी इसमें शोर हुआ है। 90 जो वाटर बॉडीज है स्प्रिंग्स है वो बिल्कुल कुछ हो गए हैं। उसके लिए इनको काम करना है ताकि कश्मीर भी बचे और जम्मू भी बचे। कश्मीर में 90 वाटर बॉडी स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल ही डिफेक्ट हो गए हैं। शालीमार में, हारवन में, दाशीगाम से और निशात से जो कि डल में कहते हैं, जो डल का जो पानी था बड़ा शफाफ हुआ करता था, उसको कहाँ से पानी मिलता था? उसको पानी इन्हीं स्प्रिंग से मिलता था। लेकिन हमारा डल क्यों सूख गया? हमारा डल कहाँ से कितने किलोमीटर से 17 किलोमीटर तकरीबन 55 किलोमीटर था, अब क्यों ये 17 किलोमीटर तक ही स्लिप हो गया? इसके यही वजूहात है, जो उसके स्प्रिंग्स है, जो नेचुरल स्प्रिंग्स थे वो बंद हो गए। मुझे ये इस वक्त कहना चाहिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ जब भी उन पर उंगलियां भी लोग उठाते हैं। मुगल, जब जो मुगल सल्तनत यहाँ पे हुआ करती थी, वहाँ पे सबसे पहले जो ये स्प्रिंग्स थे उनके लिए एक अलग टीम हुआ करती थी, और डैम को बिल्कुल साफ शिफाफ रखने के लिए उन पर काम होता था। लेकिन अफसोस है हम बह गए, हमें पता ही नहीं हम कैसे इन वाटर बॉडीज को बचाए। सर रंगील जो पानी हमारा हमें मिल रहा है निशात साइड से और रंगील से, रंगील का जो पानी वो तो ठीक साफ है, लेकिन जो निशात का पानी है वो बहुत ही गंदा है। आपको मानना चाहिए शहरी श्रीनगर को इस वक्त जो पानी मिल रहा है वो बदबू से भरा हुआ है। इसके डिफेक्ट है, डिफेक्ट हुई है, इसकी पाइप नई पाइप नहीं लगा रहे हैं। इसमें आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पिछले 7 सालों से जो कुछ हुआ है, जो हमने सहा है, वो इस वक्त हम आपको कह रहे हैं, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। अगर रंगील जो वाटर है अगर उसका सेकंड फेज बनाया जाएगा तो श्रीनगर को सारे लोगों को वहां से फायदा होगा लेकिन के बाद। और इसमें एक जांच पड़ताल होनी चाहिए कि कैसे ये रंगील में जो पानी उसमें क्यों ग्रीन कलर ऊपर की तह पे होता है और झाग होता है और इतना स्टिंगी होता है इंसान पी नहीं सकते। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो वाटर पीने के लिए बाहर से लाते हैं। और ये हकीकत है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने 2-3 बार से कहा है, बसंत बाग में बहुत ही गंदा, बरबर शहर में बहुत सारे इलाके में, बच्चीपुर जो टाकनवाली साइड से है वहाँ पे पानी ही नहीं है। पानी नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? इसके लिए आपको अगर धोखे में रखेंगे कि चूंकि इसका आपको पता है पिछले दिनों से ये बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है। वाटर डिपार्टमेंट जो आपका आबकाशी डिपार्टमेंट है, मैं तो आबकाशी ही कहूंगी, मैं तो वो दूसरा नाम उसको दिया गया है जल शक्ति, उसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इसमें हाउस कमेटी बनाने की जरूरत है। अगर ये बनेगी हमें पता चलेगा इसमें अगर इतने पैसे आए वो कहाँ गए हैं, क्या वो तो किसी जगह इस्तेमाल में आए हैं कि नहीं। ड्रेनेज की मैं बात करूँ सर, जो हमारी ड्रेनेज है पिछले दिनों से काफी शोर हुआ कि यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी प्रोग्राम बन रहा है, बहुत सारा अर्बन डेवलपमेंट में जो इसके ड्रेनेज को दिया अर्बन नहीं है। अच्छा ड्रेनेज इसके साथ फॉरेस्ट से, तो इसमें मगर ये जरूरत है जो मैं ये स्मार्ट सिटी की बात करूंगी, स्मार्ट सिटी की वहां से जो हमारे हुआ करती थी पानी वहां से गुजरता था, लेकिन उसकी वजह से वो पानी ही बंद हो गया, उसको भी देखने की जरूरत है। पिछले दिनों 98 से हर एक डिपार्टमेंट प्रमोशन हुई है, लेकिन यूईडी में पिछले इतने सालों से कोई प्रमोशन नहीं हुआ। हम चाहते हैं उनकी प्रमोशन हो जाए। और दूसरी बात यह है तो हमारे पास शहर श्रीनगर में हम अगर मकान बनाते हैं हमें वुड नहीं मिलता है, टिम्बर हमें नहीं मिलता है, तो मुझे गुजारिश है कि श्रीनगर में भी एक डिपोट बनाया जाए ताकि श्रीनगर के लोगों को जम्मू में नहीं जाना पड़ेगा। सर थैंक यू, मुझे फॉरेस्ट पे आज बोलने का मौका मिला है।
सर मैं पहले ये बोलूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जितना कंगन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना मेरे को और मेरे लोगों को तंग करके रखा हुआ है, पिछले 50-60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं अपने घर की तरफ से सर 4th जनरेशन हूँ जो इस हाउस में आया हूँ। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी थे। पर सर इतना रुला के रखा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतना रुला के रखा हुआ है कि सर अब लोग मैं भी रोने पे आ गया हूँ। तो सर एक जगह है प्रंग के पार, पिंदनडारा जगह का नाम है सर। वहां पे पिछले 50-60 साल से लोग रह रहे हैं सर। वो अपनी खेती उगा रहे हैं, अखरोट का दरख्त है, सेब के दरख्त है सर। पिछले 50 साल से जंगलात वालों को वो याद नहीं आया, तो अब वहां चले गए सर जंगलात वाले कि ये जी जंगलात की जमीन है। तो पिछले 50 साल से जंगलात वाले काट थे। उसी के अलावा सर एक जगह है, उसको कहा जाता है सर हाड़ी गरीबन ब्रिनवाड़ सर ऊपर। तो सर वहां पिछली बार एक वाकया हो गया जो आज तक कभी कंगन में नहीं हुआ है। वहां पे वो नक्शे लगाना चाहते हैं सर, वो एक ही जगह पे पर्टिकुलर एक ही जगह के पीछे जंगलात वाले पड़े हुए हैं। बल्कि वो कंपार्टमेंट इतना बड़ा है, 69 कंपार्टमेंट नंबर, जो कंगन पावर हाउस से सुंबल जाके खत्म होता है। कहीं पे भी लगा सकते हैं सर। वो एक वाकया पिछली बार हो गया। मैं मंत्री साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनने इसमें इंक्वायरी बिठाई, वो तब जाके वो लोगों को वहां पे राहत मिला। मैं जावेद राणा साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फिर सर एक जगह है वलीवार। वलीवार में एक आदमी है, उसका नाम है मौलाना अब्दुल कदूस, खसरा नंबर 70 सर। जमीन उसकी, सब कुछ उसका, पिछले 70 साल से उसका। कल जंगलात वाले वहां गए, कहते हैं कि ये हमारी जमीन है। उसके बाद सर एक ताजवास के ऊपर जगह है, सोनमर्ग के ऊपर ताजवास, वहां पे सर तो हमारा बड़ा कठुआ से लेकर आ रहा पूरा तक कुछ एरिया है जहाँ पर वाटर लेवल अप है, लेकिन वो पानी पीने का लायक नहीं है। बाकी जो टेरेन है हमारा, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस स्कीम का 13,000 करोड़ रुपया आया, उसका जो सत्यानाश किया हमारे उस तरफ बैठे हुए, क्योंकि जो बाकी इंजीनियर उनकी क्या प्लानिंग रहती है, मुझे इस चीज की आज तक समझ नहीं लगी। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी कार लेके जा रहा था, ध्यान से सुनना, उसकी कार का टायर वो फट गया, पंचर हो गया। तो उसने अपना व्हील का खोला तो नट थे वो कप पे डाल। तो जब दूसरा टायर निकालने लगा तो जंगल का एरिया था, कप गिर गया नीचे, तो नट गिर गया, वो बेचारा बैठा रहा। साथ में पागल खाने की दीवार थी, वहां से एक पागल आया, वो उसको देख रहा था। कहता भाई साहब क्यों बैठे हो? कहते यार मेरे सारे नट गिर गए। कहता इसमें क्या मुश्किल, 3 टायर और है, एक एक नट निकालो तो इसमें लगा लो, घर में जाके एक एक और नट। कहता पर तू तो पागल खाने से आया। कहता मैं पागल हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ तुम्हारी तरह। यहाँ पर क्या है कि हमें लोग पागल समझते हैं, जो लेकिन हम बेवकूफ नहीं है। अगर इसमें हमारी भी कहीं, मैं मिनिस्टर साहब से, आपके साथ से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी फॉर्म करें, कौन कौन सा काम किस वजह से रह रहा है, कहां पर मुलाजिमों की कुताही है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जिसमें पैसे जल्दी आ जाए वो काम पहले कर देते हैं, जो असली काम करना होता है वो नहीं करते। किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि अगर पानी के सोर्सेज हमारे पास ठीक नहीं है। आज बॉम्बे शहर है, 2 करोड़ आबादी है, पानी कैसे आ रहा है वहां पर? पानी आ रहा है जो नेचुरल रिसोर्सेज है, बारिश का पानी वहां पर स्टोर होता है, पूरे साल वो पानी सप्लाई होता है। हमारे पास ऐसे जलाशय बनाने के लिए अगर हमने 13,000 करोड़ में से कोई 1,000-2,000 करोड़ रखा होता तो ऐसे जलाशय हमारे बहुत पहाड़ों में बन सकते थे, जिनसे पूरे का पूरा एरिया जो है, हमारे नगरोटा वाले पहाड़ हैं, चाहे कहीं पर सर्च करके ऐसी सोच जो है, वो दिमाग उस पर थोड़ा सा लगाना पड़ता है। देखिए 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं जो फायर का डिस्पोजल करते हैं, एक होते हैं जो फायर के अंदर आते हैं और इनोवेटिव होते हैं। कईयों का दिमाग सिर्फ इसलिए चलता है कि कहां से खाया जाए, किस तरीके से खाया जाए, कैसे टेंडर करवाना है, कैसे इसको वो करना, डाल करना है। मैं ये कहता हूं
के बड़ा दुख होता है कि इतने हजार करोड़ रुपया लगा के भी हम अपने लोगों को पानी नहीं दे सके। और मेरा ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए और स्टेट लेवल पर आप खुद मॉनिटर कीजिए उसके। मैं ये समझता हूँ कि आप सभी 20 डिस्ट्रिक्टों में आपके लिए मीटिंग करना मुश्किल है, लेकिन लोगों को हम स्वच्छ पानी दें, ये आज की जरूरत है। और किसी जो मेडिकल स्टूडेंट है उसको पूछ लीजिए डॉक्टर क्या कहते हैं, आज 90% बीमारी जो है वो पानी से। तो पानी के ऊपर हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे मेरे साथी मंकोटिया जी ने कहा कि आज वाटर डे है, वर्ल्ड वाटर डे, तो सभी आप सुनते भी होंगे अगली जो जंग होगी वो पानी पे होगी। तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको कैसे बचाना है, उनको दूषित ना करें हम। और जो हमारी मैडम भी बात कर रही थी कि वहाँ हम कहीं पर भी जो इंसान की छिट है, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारे इस एरिया में ये छन्नी हिम्मत और ये सैनिक कॉलोनी, यहाँ पर पानी कहाँ 300-400 फुट पे भी पानी नहीं मिलता है। आज वहां पर आप 100 फुट निकालो तो पानी ही पानी, क्योंकि जितने गटर बने हुए हैं वो सारा पानी उसमें जा रहा है और वो जो बैक्टीरिया है वो उसमें जाता है। आज स्वच्छ पानी देना एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती का मुकाबला जो है, मैं ये कहता हूं कि सभी हमारे हाउस में जितने भी विधायक हैं इसमें कोऑपरेशन करें। नुक्ताचीनियां बहुत कर ली, मैं पहले भी कहता हूं कि नुक्ताचीनियां बहुत कर ली हमारे। टाइम हो गया? नहीं नहीं थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपने अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात है। हो गया ना आप इसमें 20 सफला साहब 7 मिनट टाइम 7 minutes only. I'm sorry, not a second more, 7 minutes. सर आज ये मैं तो जल शक्ति की बात करता हूँ। मुझे लगता है जल अपनी जगह और शक्ति अपनी जगह है। जल तो है, जल तो हमारा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन शक्ति जो ये जल से मिला है वो मुलाजिमों और अफसरों को मिली। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इसको बुरा ना समझे, क्योंकि आपको 2-4 महीने हो गए हैं। 2019 के बाद जल शक्ति का जो प्रोग्राम है मैं अपने इलाके की बात करना चाहूँगा, क्योंकि सबूत की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। 650 करोड़ रुपया खर्च को पर 650 करोड़ जल शक्ति के पिछले वर्ष में। 600 करोड़ खर्च करने के बावजूद तकरीबन जितनी भी स्कीम्स हैं, मुश्किल से 1 या 2 स्कीम होंगे जो कंप्लीट हुई, बाकी कोई स्कीम कंप्लीट नहीं। अब कंप्लीट नहीं है तो शायद आइंदा के लिए शायद कहेंगे और कंप्लीट करेंगे, लेकिन हर एक स्कीम को दिखाया जा रहा है कि हमने कंप्लीट की है, लेकिन स्कीम कोई कंप्लीट नहीं, कोई चलती नहीं, लोगों को पानी मिल ही नहीं। 650 करोड़। मैं पिछली बार केरन गया, तो केरन में जब मैंने क्वेश्चन किया पीएचईपी डिपार्टमेंट के लोगों से कि मुझे बताइए कि यहाँ पे कितना आपने पाइप कितने लाए, 5500 मुझे कहा गया है पाइपें हमने लाई है केरन में। जब हमने इंक्वायरी की, जब हमने वहाँ मालूमात हासिल किए और खुद गए देखने के लिए, 500 पाइपें, टोटल 500 पाइप, 5500 को 500 पाइपें। स्पीकर साहब, जहाँ फिल्ट्रेशन बनाया गया उसको कहीं पानी से कनेक्ट नहीं किया गया, कहीं एसआर बनाया गया है, कहीं दूर जगह एसआर बनाया गया, पैसे निकाले गए हैं, लेकिन उसमें कोई पानी नहीं है। पाइपें जो लाई गई हैं जल शक्ति के तहत, सब्सिडेंटेड पाइप्स पूरे कश्मीर में, इससे परसों भी उन्होंने कहा पूरे कश्मीर में कहीं पे भी कोई पाइप कोई टिकी ही नहीं, सर्दियों में टिकी ही नहीं, कोहरे की वजह से खत्म हो गई वो पाइप। ये हालत है। और जहाँ मैं समझता हूँ अगर जिले कुपवारा में ये हालत है, 650 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं है, लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो पूरी रियासत का क्या होगा? जैसे हमारे यहाँ पे ऑनरेबल किया गया, लेकिन पानी के बगैर ये एक बहुत बड़ा स्कीम है। ये लैंड वापस रिट्रीव करने की, पर आज भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ उस पर करने की जरूरत है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में
काफी बड़ा एरिया जो है जंगलात को लगता है। कहीं पर आलीशान बंगले बने, कहीं पे मॉल बने हुए हैं। अब उनसे कैसे उसको रिट्रीव किया जाए, इसके लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी मंत्री महोदय को बनानी चाहिए। अगर वक्त वर्ष कंडीशन में लगता है कि हालात खराब हो सकते हैं, वापस लेनी मुश्किल है, तो आज जो मार्केट रेट पड़ता है विद ऑल द पेनल्टी करके उनसे पैसा वसूला जाए, ताकि जंगलात की वो जमीन जो जबरन कब्जा हुई है उसके लिए एटलीस्ट डिपार्टमेंट को कुछ न कुछ तो फंड्स के तौर पे आने चाहिए। सर, आज सड़कों पे बिजली और पानी वाले कैजुअल डेली वेजर्स जो कर रहे हैं वो किसी को छुपा नहीं, और एक दो दिन के अंदर सेटलमेंट नहीं हुई तो ये होश भी चलाएगा कि बूंद बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। हर इलाके में शायद वीआईपी के घर से कहीं बैंगलोर से टैंकर चला जाता होगा, लेकिन हर घर इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ सर जंगलात डिपार्टमेंट के करीब 1000-1200 के कैंपा कैजुअल लेबरर्स 15-16 साल से लगे हुए हैं, और सर जहां इनके अफसरान नहीं जा सकते वहां वो मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं। वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें रेगुलर हमारे साथ बात ये होती है, काम करते हैं 30 दिन, जो अफसर है वो सैलरी दिलाता है 20 दिन की, इस डर से कहीं निकाल लेते हम हाँ मिलाते, काम करते हैं 30 दिन, सैलरी मिलती है 25 दिन। तो मुझे लगता है कि वो भी एक पहलू है हमारे परिवारों से, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कश्मीर से ज्यादा है, जम्मू से कम है, जम्मू से ज्यादा है। मुझे लगता है कि इनके साथ सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने कहा गुजरात हमारा धरोहर है सर, धरोहर एक्सपोर्ट हो रहा है। अब कैसे हो रहा है इसको मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फॉर्म बनता है कठुआ तक का, लकड़ी जाती है चंडीगढ़, फॉर्म बनता है कठुआ तक का और हरियाणा, इन चीजों में। और मेरे को लग रहा है ज्यादा नहीं तो 100-150 गाड़ी रोज भी जाती होगी। अब लखनपुर का दरवाजा का भी अब तक खुल चुका है, तो वो एक रास्ता मुझे लगता है कि जो ले जाने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा रास्ता बन गया है। ये जो सर क्लरिकल स्टाफ है जंगलात का, पिछले 20 वर्षों से इनमें कोई रिशफल नहीं है। कारण क्या रहा होगा? ये लोग डिपार्टमेंट, ये लोग आगे बढ़ने के लायक नहीं है या रिशफल होने के लायक नहीं है। ये लोग भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हमारे इसमें भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल होना चाहिए। सर, जंगलात डिपार्टमेंट का एक चहेता डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक लेबर क्या सोचता है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है कि जो पोल्यूशन की वायलेशन हो रही है उसको कंट्रोल करना, चाहे वो इंडस्ट्रियल है चाहे वो व्हीकुलर है। एक सर इंडस्ट्री का एसओ निकला, एसओ 60, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का था, उसका फॉरेस्ट से कोई लेन देन नहीं था। लेकिन बाबू को चाहिए था कि भैया हमें नकेल कसनी है, लोगों को तंग करना है, फाइलों पर कोबरा बन के बैठना है, तो कैसे बैठना है? उसका एक ही तरीका था कि इनको पूछो कि आपका सीएयू कहाँ है। अरे भैया, जब उस इंडस्ट्री को तुमने परमिशन दी काम करने की, तब सीएयू था क्या? तुमसे वो अपने यूनिट का रिन्यूअल मांगने आया है जिसको तुम 20-25 साल से रिन्यू कर रहे हैं। आज क्योंकि तुम्हें लगा कि ऊपर से फरमान जारी आया है कि इनको भी नकेल डालो, तो इनको पूछो सीएयू कहाँ है। सर, वो मंत्री उस पर ध्यान देना चाहिए कि मैं जब पूछूं कि तुम इस इंडस्ट्री, खास करके स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री, सर सैकड़ों से ऊपर फाइलें सिर्फ रिन्यूअल की भी पड़ी है। हम कहते 2022 में सीएयू आया, ठीक है भैया, तुमने गाना शेक करनी है, बाबू शेक करनी, तो 2022 के बाद अगर कोई यूनिट लगाता है उससे सीएयू मांगो, हम कहते। लेकिन जो पहले से बैठे आप उसका यूनिट अगर आप रिन्यू नहीं करते हो वो यूनिट सिक हो जाएगा, उसके बाद बैंक की लायबिलिटी है, वो यूनिट जो है इलीगल हो जाएगा, कल को दूसरा डिपार्टमेंट को रोकेगा कि तेरा एनओसी रिन्यू नहीं है, इसको बंद करो। तो मेरा मानना है कि इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सर, पानी, अब पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाऊं लगे वैसा, सुबह वैसा शाम को वैसा। जावेद साहब याद रहे, सर हम अपोजिशन में हैं, हर बात क्रिटिसाइजेशन में करेंगे, वो हमारे पास भी अच्छा है। मैं तारीफ करूंगा जावेद साहब की, इसलिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी
चन्नी हिम्मत सर पॉश एरिया, बिल्कुल 1.5 किलोमीटर तो आप मेरे से दूर बैठे त्रिकुटा नगर में, पॉश एरिया। मेरी खुशकिस्मती है, मुख्यमंत्री मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक्स चीफ मिनिस्टर एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तमाम जितने साहिबान, इवन तो मेरे मंत्री साहब भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आई विश इनका वोट भी यहाँ होता तो मैं इनसे वोट भी मांगता। सर सन्नी हिम्मत के सेक्टर 7 में एक OHP बना, बड़े बेहतरीन तरीके से। अब जिन लोगों ने बनाया, अब जाऊंगा तो बात कही और क्लियर की है। सर 2017 के बाद जब से बना, उसके 2 महीने का उसकी लीकेज शुरू हो, हर टेबल तक लोग थे सर, उसकी लीकेज बंद नहीं हुई। हजारों गैलन पानी जो लोगों के घरों में जाना चाहिए था, वो नाली में बह गया। सर मेरे उनके आने के बाद कुछ लोग मेरे पास आए, मैं मौके पे गया, मैंने उसका वीडियो बनाया सर, मैंने मंत्री साहब को भेजा। सर 1.25 महीने में वो लीकेज ठीक हो गई सर, 1.25 महीने। मैं अप्रिशिएट करूंगा मंत्री साहब ने, लेकिन एक बार उनसे मैं जरूर कहूंगा कि मंत्री साहब, जिसने वो OHP बनाया, अगर आपने उस पर कार्रवाई नहीं की तो कहीं ना कहीं आप गुरेज कर जाएंगे कि ये मेरे से गलती होगी। आपका 1.25 करोड़ रुपया लगा है, उसको रिपेयर करने के। सर हम ट्यूबवेल बनाते हैं तो सरकार लोगों से कहती है भैया सरकारी जमीन नहीं है, लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम दे दें। कितनी जमीन? 1 मरला 1.5 मरला। पिछली सरकारों की पॉलिसी नहीं है, आप जमीन दे दो, आपके घर का बच्चा हम एकोमोडेट करेंगे। कई जगह किया तोहफा, लेकिन जिनको किया आज तक क्या हुए सर, 500 से शुरू हुए थे, 93 दे रहे हैं। सर ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, जिन्होंने अपने जमीन जगह आपके हवाले कर दी 1.5 मरला, उनको आप एक बच्चा अकोमोडेट नहीं करोगे तो कहीं से इसकी तरकीब शुरुआत होने की जरूरत है। आई ये कदम पहले बढ़ाए तो लोगों की बड़ी दुआएं इनके साथ चलेगी। सर मेरी छोटा सर आप सारे में हो, मेरे मेहमान भी हो, दोस्त भी हो, मुझे आपका ध्यान रखना, आपको पानी नहीं पहुंचता, बोल के क्या करता है। सर सेक्टर 8 नानक नगर में एक सरदार जी ने अपनी 1.5 मरले जगह थी, वहां ट्यूबवेल बना, उसके एक बच्चे को रखा गया टेम्पररी, वो चलता गया। सर अनफॉर्चुनेटली उसकी 1.5 साल पहले डेथ हो गई। उसका दूसरा भाई था, वो टेम्पररी डिपार्टमेंट ने कहा तुम कर लो काम उसी नाम से, हम देंगे। पता नहीं सर उनकी किस्मत खराब थी, उसको उसने सुसाइड कर दिया, दूसरे व्यक्ति ने सुसाइड कर दिया, उसके भी 2 बच्चे। सर अब आज सुरजीत सिंह की 2 बहुएं 4 बच्चे। डिपार्टमेंट कहता हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, कर लो। अगर वो बंद करते पानी से पूरा कागज नगर सूखा रह जाए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ सर। वो कल भी मेरे पास आया कि सर मेरा कुछ करो, मैंने कहा भैया पॉलिसी मैटर है, जब पॉइंट आएगा मैं इसको रखूंगा कि भैया ट्यूबवेल उसकी 1.5 मिनट में 40 लाख की आज की डेट में। अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आधार बचेगा तो मेरा निवेदन है कि इन पहलुओं पर जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रोथ पे है, ये सरकार को बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। मसले सर 2 शुरू हो गए हैं। धन्यवाद सर। एजाज खान साहब हैं यहाँ पर? नहीं है एजाज खान साहब, गांधी साहब है। और ब्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट समय समय पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आज तक बहुत पैसा खर्च हुआ है। आई मस्ट से फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं सर, गवर्नमेंट यूज कर सकती है उसमें एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, और एग्रीकल्चर रिसर्च एंड प्रोडक्शन फार्म्स बना सकते हैं सर, जैसे सीड मल्टीप्लाइकेशन फार्म वो हम बना सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा सर कि जल्दी से जल्दी कोई एजेंसी हायर करके, कंसल्टेंसी हायर करके इसको परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, इसकी चैनलाइजेशन की जाए, कंक्रीट चैनलाइजेशन की जाए। तो 29 का डिस्टेंस है अखनूर ब्रिज से लेके हमीरपुर कोना तक, दैट इज हाईवे इंटरनेशनल पार्ट ऑफ पाकिस्तान का साफ लगता है। तो इमीडिएट कंसर्न का है चक सिकंदर चित्रेवाला बहरा, ये गांव है सर। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर का बहुत शुक्रगुजार भी हूँ
ये अखनूर में जाके इन्होंने कैंप किया और हमारी बात सुनी सर, कुछ एक्शन भी लिया, लेकिन कुछ काम पेंडिंग है। मैं गुजारिश करूंगा हमें मिनिस्टर से कि जैसे सितरे वाला है, अगर वहां पे इमीडिएट काम नहीं किया जाता तो बहुत सारे गांव बिल्कुल बह जाएंगे इस प्रसाद। दिस इज माई हम्बल सजेशन, डायरेक्शन दी जाए, DPR सबमिट होगा सर। इसी से लगता होगा हमारे कंडी में वो को हम खत्म करते हैं। मैं शॉर्टकट में बात करूंगा, बहुत सारा पानी अगेन मैं कहूंगा कि वो पाकिस्तान से चला जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता सर। हम चेक डैम्स, पिछले दिनों बात हो रही थी, चेक डैम्स आर्टिफिशियल लेक्स बना के उस पानी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं सर। उससे दो फायदे होंगे सर, एक तो वाटर टेबल जो है ऊपर आएगा, आसपास के एरिया में फ्लोरा फाना फ्लोरिश होगा, और जो लोग आसपास रहते हैं उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, सीनिक ब्यूटी भी बढ़ेगी, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस भी डेवलप होंगे सर। कंडी कनाल प्रोजेक्ट सर से आता हूँ सर, 1992 में एक प्रोजेक्ट कंसेप्टलाइज हुआ था और उसका सर्वे भी हुआ सर 1998 में। ये 21.3 किलोमीटर से इसका लेंथ बनता है सर, क्रॉस कमांड एरिया 8,701.25 हेक्टेयर आता है। कल्चरल कमांड एरिया जो आएगा वो आएगा 5,221 हेक्टेयर सर। 41 विलेजेस को इसका फायदा होगा सर। अभी इसका वेबकॉस इंडिया लिमिटेड जिसने सर्वे किया है सर, सैंक्शन शेड्यूल ऑफ रेट्स के मुताबिक 1992 के रेट्स के मुताबिक 82.82 करोड़ इसकी कास्ट बनती थी सर। अब कास्ट एस्केलेशन होके 323.23 करोड़ 2012 के रेट के हिसाब से बनती है। तो फॉरवर्ड भी हुआ है। अभी जो ये केस है डायरेक्टर सेंट्रल वाटर कमीशन के पास पड़ा हुआ है 2018 से लेकर। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर से और गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश रहेगी कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा लोगों को, बहुत ज्यादा एरिया को फायदा होने वाला है, इसको प्रायोरिटी पे दिया जाए। दिस इज माय हम्बल सजेशन। इरिगेशन का सर, न्यू प्रतापनाथ दूर से जाती है सर, इसमें सिल्टिंग एक बहुत बड़ा इशू, इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनर सब माइनर नरेगा को दी हुई है, वो काम नहीं कर पाते। ऑनरेबल मिनिस्टर से मेरी गुजारिश रहेगी कि सिल्टिंग जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट की कराए। लिफ्ट इरिगेशन, मेरी कंस्टिट्यूएंसी में 17 लिफ्ट इरिगेशन है, आउट ऑफ 17 16 आर फंक्शनल बट दे आर नॉट फुली फंक्शनल। उसमें जितनी कैपेसिटी है वो बिलो कैपेसिटी चल रही है। जहाँ पे अगर 4 पंप्स लगे हुए हैं तो सिर्फ 2 या कई जगहों पे एक ही चल रहा है। एक जो लिफ्ट इरिगेशन वो टोटली डिफंक्ट पड़ी हुई है काफी सालों से। मैं स्पेसिफिकली कहूँगा तो 2014 से जब फ्लड्स आए थे तो उसके बाद वो रिवाइव नहीं हुई है। ऑनरेबल मिनिस्टर से मेरी गुजारिश रहेगी कि उसको प्रायोरिटी पे रिवाइव करवाएगा। सर जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में 43 स्कीम्स है। आउट ऑफ 43 स्कीम्स ओनली 6 हैव बीन कंप्लीटेड। नो यूजुअल सेल्फ कैन जज के बचिता गति एंड गुणवत्ता, स्पीड और क्वालिटी क्या है, सिर्फ 6 ही स्कीमें जो है वो कंप्लीट हुई है। आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू डायरेक्ट द कंसर्न अफसर इसको स्पीड और वो इसकी क्वालिटी चेक करें। उसके साथ साथ जो सर नालियां और सड़कें जल जीवन मिशन के तहत उखाड़ी गई हैं, चाहे अमृत मिशन के तहत उखाड़ी गई हैं, उनकी रिपेयर नहीं हो रही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, सभी समस्याओं का एक हल है, वो है अखनूर को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस। इसके लिए मैं बता दूं सर, उसमें 2 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 3 सब डिविजन हैं, 7 सील्स हैं, 3 म्युनिसिपल कमेटीज हैं और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। पॉपुलेशन वाइज मैं कहूँ तो अखनूर की दोनों कंस्टिट्यूएंसीज मिला के 3,32,000 पॉपुलेशन है। एरिया जो है 1,176 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसी तरह के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है मैं कंपैरिजन करूंगा, सांबा की पॉपुलेशन कम है, 3,16,000 है, एरिया उसको सिर्फ 904 स्क्वायर किलोमीटर है। शोपियां की पॉपुलेशन 2,60,000 है और एरिया है 312। तो मेरी गवर्नमेंट से ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेवेन्यू वाले दिन मुझे मौका नहीं मिला था सर। तो दिस इज माई हम्बल सजेशन के अखनूर को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया जाए। इंजीनियर खर्शीद साहब।